कई बार बताया उन्होंने, बल्लू ने भी बताया, शैलेश भाई ने, कि समाज बदल गया, परिवेश बदल गया, देश स्थितियां। इको तो नहीं है ना भैया इसमें? इको तो बिल्कुल नहीं है ना, प्लेन कर दो इसको बिल्कुल एकदम। बहुत सारी स्थितियां बदल गई। मैं कहता हूं साहब सब कुछ बदल गया, लेकिन आप राजस्थान आओ, इस मारवाड़ के क्षेत्र में आओ तो ज्यादा घबराने की जरूरत इसलिए नहीं है। यहां वो लोग रहते हैं जो हर स्थिति में अपना काम करना जानते हैं। ये आपको सच बताता हूं, अभी पिछले दिनों वो बीकानेर के पास दंगल हुआ, एक पहलवान ने ओपन चैलेंज कर दिया, बोला इस गांव में मेरी टक्कर का कोई भी पहलवान हो तो कुश्ती में लड़कर हरा कर दिखाए मुझे, वरना आज गांव की नाक कटी हुई मानी जाएगी। अगले का डील डॉल खलीबली जैसा देखकर ही कोई लड़ने को तैयार नहीं। तभी 4 लड़के इकट्ठे हुए, बोले भैया वो जो अग्रवाल साहब हैं, बुजुर्ग आदमी 82 वर्ष के, गांव के सबसे बुजुर्ग, उनसे इलाज पूछो। सेठ जी के पास गए, सेठ जी बोले इमरजेंसी कंडीशन है, खुद चल के इलाज करूंगा। अखाड़े में आए पहलवान से, बोले मैं लड़ूंगा तेरे साथ कुश्ती। लड़कों ने माथा पकड़ लिया, चाचा अपनी उम्र देखो, 82 साल की, कद देखो 5 फुट 2 इंच का। सेठ जी बोले चिंता मत करो, ऐसे बहुत निपटाएं, अभी निपटाता हूं इसको। बात का मजा लेना दोस्तों। जैसे ही पहलवान ने दाव मारने के लिए उन्हें कंधे पर लिया, अगलों ने तुरंत उसकी गर्दन में हाथ फंसा दिया और कान के पास मुंह लाकर बोले चित्त हो जा, 10 लाख रुपए दूंगा। अहिंसक तरीके से निपटा रहा अगला उसको। लड़कों की समझ में बात नहीं आई, ये बुजुर्ग आदमी ला रहा इलाज निकाल के, बोले चित्त हो जा, 10 लाख रुपए दूंगा। पहलवान की आंख घूमी, एक बात और बोल दी धीरे से उसके कान में, साले 100 कुश्ती लड़के भी 10 लाख नहीं कमा सकता जिंदगी में। भाई ने पूरे गांव की तरफ से भी गाली दे दी। 1 सेकंड में पहलवान की समझ में बात आ गई। सेठ जी को घेरने के चक्कर में ऐसे गिरा, खुद ही चारों खाने चित्त हो गया। अगले दिन सुबह पहुंच गया उनकी दुकान पर, बोले जी लाओ 10 लाख रुपए। लाला जी ने मुंह फेर लिया दूसरी तरफ, किस बात के, किस बात के? बोले जी आपने कल अखाड़े में वादा करा था, तालियां चाहूंगा अगली बात पर भरपूर आपकी, मुझे आपको मानसिकता से निकाल कर शुरू करना। बोले किस बात के? बोले जी आपने कल अखाड़े में वादा करा था। सेठ जी बोले वो तो अखाड़ा था, तू अपना दाव मार रहा था, मैंने अपना दाव मार दिया। तो स्थिति ये है दोस्तों, जिसका दाव लग जाए, जैसे हमारी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का लग गया, दाव ही लगा उसका। आप सब जानते हैं 70 सीटें हैं दिल्ली में विधानसभा की, 70 में से 67 सीट ले गया अगला, क्योंकि उसने भाषण ऐसे दिए। आजकल तो ब्लैकमेलिंग का काम चल रहा है पॉलिटिक्स में, जो जितना ज्यादा ब्लैकमेल कर दे वो उतना ही बड़ा राजनेता हमारी दिल्ली में। जनता को उसने जाके कहा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में गया, लड़कों से बोला यदि तुमने मुझे इस चुनाव में वोट दिया तो 15 दिन में वाईफाई, 15 दिन में वाईफाई, 15 दिन में वाइफ आई। लड़कों ने कहा ऐसा राजनेता पहली बार आया जो 15 दिन में एक वाइफ दिलवाने वाला है। 100% लड़कों ने वोट वहीं दिया और अगले ने काम कर दिया। कई बार राजनीति में कैसे कैसे वायदे किए जाते हैं। मैं एक छंद से बात शुरू करता हूं, थोड़ी सी आप ऊर्जा मुझे दे देंगे, मुझसे जुड़ जाएंगे, तालियों के साथ मेरी आ जाएंगे, तो मैं उस मूड में आऊंगा जिस मूड के लिए जाना चाहता हूं। तो जरा शुरू कर रहा हूं, एक बार मस्ती से नौखा वाले जरा मेरे साथ आने की कोशिश करें, वरना मैं तो आप तक पहुंचने की कोशिश कर ही रहा हूं। सुनिएगा। स्वागत स्वागत, अभिनंदन। नेताजी ने वोटरों से कहा यदि चाहोगे तो वाईफाई सभी को फ्री में दिलवाऊंगा। मस्ती से बैठना, मस्ती से सुनना। मैं एक बहुत बड़े कवि की भूमिका में हूं, भाई विनीत चौहान, हिंदुस्तान का आक्रोश का वो बड़ा रचनाकार जिनके होने से कवि सम्मेलन के रूप इन दिनों बड़े हो जाते हैं, जिन्हें अनेक बार आपने सुना है। मेरे बाद वो आएंगे और इस कवि सम्मेलन को आकाश की तरफ ले जाएंगे। मेरा काम उनके लिए जमीन तैयार करना है और उसमें आपका सहयोग आवश्यक है। एक बार जरा आगे से पीछे तक तालियां के साथ मुझे बताइएगा, रिदम के साथ, कि आप सुनने की मानसिकता में आ रहे हैं। मैं जरा सलीके से शुरू होना चाह रहा हूं कि नेताजी ने वोटरों से कहा यदि चाहोगे तो, कि नेताजी ने वोटरों से कहा यदि चाहोगे तो वाईफाई सभी को फ्री में दिलवाऊंगा। 7 सागरों का जल बाल्टी में भर लूंगा, सूरज को उत्तर दिशा में छिपवाऊंगा, सूरज को उत्तर दिशा में छिपवाऊंगा। जब तक सारे तालियां नहीं बजाएंगे सूरज नहीं छिपेगा। मैंने आपको बताया, एक बार रिद्म में आ जाइए, सारे असंभव काम बता रहा हूं। एक बार रिद्म में जरा नौखा मेरे साथ आए, रिद्म में एक साथ, सूरज को उत्तर दिशा में। जब तक एक बार मेरे साथ नहीं आएंगे अगली पंक्ति शुरू नहीं होगी
और यदि आप आ जाएंगे तो आपके दिल पर हस्ताक्षर करके बैठूंगा, इसका विश्वास रखिएगा। सूरज को उत्तर दिशा में छिपवाऊंगा, सूरज को उत्तर दिशा में छिपवाऊंगा, सूरज को उत्तर दिशा में छिपवाऊंगा, जहां भी कहोगे वहां बाढ़ को मैं भेज दूंगा, कि जहां भी कहोगे वहां बाढ़ को मैं भेज दूंगा, जहां भी कहोगे वहां सूखा पड़वाऊंगा। अगली पंक्ति शुद्ध आनंद के लिए सुना रहा हूं, उस आनंद को तालियों में तब्दील कर देना। कि जहां भी कहोगे वहां बाढ़ को मैं भेज दूंगा, जहां भी कहोगे वहां सूखा पड़वाऊंगा, एक बार बस जरा जीत मुझे दिलवा दो, गंजों के सिरों पे भी मैं बाल उगवाऊंगा, गंजों के सिरों पे भी मैं बाल उगवाऊंगा, गंजों के सिरों पे भी मैं बाल। और मैं सच बताता हूं, जब मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक की पाकिस्तान के खिलाफ, तो इन्हीं केजरीवाल जी ने कहा कि यह सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई, इसके सबूत पेश किए जाएं। मुझे लगा कि यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान के खिलाफ जवाब देने की कोशिश करता है और हिंदुस्तान की तरफ से यह आवाज उठती है कि सबूत पेश किए जाएं, तो कम से कम हमें जाति धर्म वर्ण भाषा के आधार पर हम बेशक अलग हो जाएं, लेकिन हमें देश पर संकट आए तो 5 उंगलियों की तरह एक हो जाना चाहिए कि यदि इस बदतमीजी के खिलाफ जवाब देने की कोशिश की जाए तो इससे भी ज्यादा जवाब केड़ा दिया जाना चाहिए। जो लोग जाने के क्रम में हैं वो निकल जाएं, मैं कोई दिक्कत नहीं है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। कुछ हमारे नौजवान वो सोच रहे होंगे कि फिर कोई टेलीविजन की बात शुरू होगी, कोई दिक्कत नहीं है, बेटा निकल जाओ। मैं अगला छंद सुना रहा हूँ। प्रवीण भैया, जिसके जाने का टाइम हो जाता है वो निकल ही जाता है। नहीं, सबका अपना अपना भाग्य है, अपना अपना नहीं, टाइम है, थोड़े बहुत बच्चे थे टाइमिंग से भेजे थे मम्मी पापा ने कि बेटा 1:30 बजे तक वहाँ रहना फिर आना, इनको भेज दिया कवि सम्मेलन में, वो लगे स्वतंत्रता आंदोलन में। सुनिएगा, एक छंद सुना रहा हूं, आनंद लीजिएगा, आपको लगेगा कि कवि को इससे भी कठिन भाषा में लिखना चाहिए। स्वागत। गिरगिट की तरह से रंग जो बदल रहे, उसके सबूत के निशान भेज दीजिए। जब केजरीवाल जी ने कहा कि सबूत पेश किए जाएं, तो मैंने लिखा है कि गिरगिट की तरह से रंग जो बदल रहे, उसके सबूत के निशान भेज दीजिए। सीमाओं पे यदि जरूरत पड़े लड़ने की, इनका वहां पे खानदान भेज दीजिए, इनका वहां पे खानदान भेज दीजिए, इनका वहां पे खानदान भेज दीजिए। भेज दिए जब वहां इतने ईमान वाले, कि भेज दिए जब वहां इतने ईमान वाले, हो सके तो कुछ बेईमान भेज दीजिए। अगली पंक्ति आपको लगे कवि को इससे भी कठोर लिखना चाहिए, तो आपका समर्थन चाहूंगा कि भेज दिए जब वहां इतने ईमान वाले, हो सके तो कुछ बेईमान भेज दीजिए। ऐसी स्थिति में जो नापाक का विरोध करे, ऐसे नेताओं को पाकिस्तान भेज दीजिए, ऐसे नेताओं को पाकिस्तान भेज दीजिए, ऐसे नेताओं को पाकिस्तान भेज दीजिए। बहुत एक कविता सीधे सीधे आपको सुनाता हूं, क्योंकि लतीफे भी आपने बहुत सुन लिए हैं। मैं एक कविता सीधे सीधे सुनाता हूं। स्वागत। पिछले दिनों नोटबंदी हुई, उस नोटबंदी के बाद मैंने एक कविता लिखी है, बहुत आनंद की कविता है, और मैंने आपको बताया कि हास्य तो ऑब्जर्वेशन से पैदा हो जाता है। आज विनीत भाई ने सब कवि बड़े शानदार बुलवाए, वरना कवियों के नाम तक से हास्य पैदा हो जाता है। मैं पिछले दिनों भी पटना में गया था, एक कवि सम्मेलन में एक सज्जन मुझे टकरा गए, कहने लगे प्रवीण भाई आपको बहुत यूट्यूब वगैरह पर सुना है। मैंने उससे पूछा भैया तुम्हारा नाम क्या है? बोले जी मेरा नाम है धनिया लक्ष्मण। मैं सच बता रहा हूं दोस्तों, मुझे इतना सुनते ही टेंशन शुरू हो गई। मैंने कहा धनिया लक्ष्मण ये क्या नाम हुआ? अगला छूटते ही बोला जब हल्दी राम हो सकता है। तालियां तो बजानी पड़ेंगे भाई, मुझे कैसे समझ में आएगा? तो मैंने कहा हाँ फिर धनिया भी लक्ष्मण हो सकता। मैं सच बता रहा हूं, मैं दिल्ली में पढ़ाता हूं एक गर्ल्स कॉलेज में। अभी हमारे यहां गर्ल्स का सेक्शन अलग है। पिछले दिनों वहां एक नए नए चपरासी की नियुक्ति हुई, आदमी चपरासी और नाम था उसका प्राणनाथ। आप सोचकर देखिए लेडी टीचर्स को बहुत प्रॉब्लम हो गई। एक ने मुझसे पूछा इस आफत को कहां से पकड़ लाए आप, इसे क्या कहकर बुलाएं हम? प्राणनाथ जी पानी पिलवा दो, प्राणनाथ जी घंटी बजवा दो, प्राणनाथ जी रजिस्टर ला दो, प्राणनाथ जी दूसरी मैडम को बुलवा दो। यह सब बोलना पड़ता है प्राइमरी स्कूल में। मैंने कहा मैडम इनका सरनेम पूछ लो। एक ने शर्माते हुए पूछा प्राणनाथ जी आपका सरनेम क्या है? अगला छूटते ही बोला स्वामी, प्राणनाथ स्वामी। बोले अरे घर का नाम ही बता दे। बोला जी बलमा।
मोहल्ले वाले क्या बोलते हैं? बोला जी साजन। प्यार से क्या बोलते हैं? बोला जी जानू। गुस्से से क्या बोलते हैं? बोला जी खसम। धारावाहिक था अगले का पूरा। ये छोटे बच्चे यहां बैठे हैं, इन्हें विशेष प्रणाम करता हूं। इनका तो कमाल है। ये तारक मेहता अंकल को देखने आए थे। अभी मेरे मित्र हैं, फरीदाबाद में रहते हैं, पुलिस में बड़े अधिकारी हैं। उनके लड़के का रिजल्ट आने वाला था। आनंद लेना दोस्तों बात का। उन्होंने लड़के से कहा कि देख बेटा तू पास होगा, मुझे विश्वास नहीं है, मैं बड़ा अधिकारी हूं, वीआईपी लोगों में घिरा रहता हूं, सबके सामने मेरी नाक मत कटवाना, रिजल्ट इशारे में बताना। लड़के ने पिताजी से पूछा कैसा इशारा? तो उन्होंने समझाया, देख एक विषय में फेल हो जाए तो कहना डैडी जय श्री राम, 2 में फेल हो जाए तो कहना डैडी राधा कृष्णा, 3 में फेल हो जाए तो कहना डैडी ब्रह्मा विष्णु महेश। समझ गया? लड़का बोला समझ गया। रिजल्ट लेकर आया। पिताजी ने पूछा बेटे क्या रहा तेरे रिजल्ट का? बोला डैडी सांचे दरबार की। तो एक बार जरा तालियां बजा दो जोरदार वाली, हाथ उठाकर। इस पर मोदी जी ने जीएसटी नहीं लगाया अभी। एक मस्ती की कविता आपको सुनाता हूं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जितने भी लोग हैं बेशक थक गए हैं लेकिन मन से सुन रहे। नोटबंदी के दौरान मैंने एक कविता लिखी। कविता ना नोटबंदी के समर्थन में ना नोटबंदी के विरोध में है। जिन दिनों नोटबंदी हुई, जैसा जैसा मुझे दिखा उसे मैंने कविता के रूप में मोतियों की माला बनाकर पिरो दिया है। लोक धुन पर आधारित कविता है। आप सुनिएगा, आपको आनंद आएगा। आनंद आए तो बस प्रतिक्रिया थोड़ी मुझ तक पहुंचा दीजिए। जाने कितनों की चरखी घुमा दी। मस्ती में सुनना, मैं मस्ती में सुनाना चाहता हूं। जाने कितनों की चरखी घुमा दी के नोट सारे बंद कर दिए। बेटा मैं भी पूनम आंटी से कम खूबसूरत नहीं हूं, मेरी तरफ ही देख ले। तो पता नहीं किसे इशारा कर रहा है। जाने कितनों की चरखी घुमा दी के नोट सारे बंद कर दिए, सारी जनता लाइन में लगा दी के नोट सारे बंद। ऐसे मजा नहीं आएगा। जरा मैंने कहा एक बार रिद्म में मेरे साथ आइए। नौजवान बैठे हैं तो बेटा आप में तो बहुत ऊर्जा है। जाने कितनों की चरखी घुमा दी के नोट सारे बंद कर दिए, सारी जनता लाइन में लगा दी के नोट सारे बंद कर दिए। एक समय ऐसा था सब पर मोदी जी गुस्साए थे। याद है आपको 8 नवंबर की वो रात जब मोदी जी ने ऐतिहासिक भाषण दिया। 8 नवंबर और 31 दिसंबर के बीच जो कुछ हुआ उसे मैंने लिखा है। उन्होंने कहा भाइयों और बहनों, आज रात 12 बजे के बाद इस देश में 1000 और 500 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। मैं सच बता रहा हूं, मुझे तो उसी दिन से टेंशन होनी शुरू हो गई। कहीं ऐसा ना हो मोदी जी टेलीविजन पर आ जाएं और ये बोल दें भाइयों और बहनों, आज रात 12 बजे के बाद इस देश में पति और पत्नी के रिश्ते लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। जो आदमी नोटबंदी जैसा बड़ा फैसला ले सकता है, जीएसटी लागू कर सकता है, वो देश हित में यह भी सोच सकता है कि जैसा मैं खुद हूं पूरे देश को वैसा ही करके मानूंगा। अपनी छोड़ रखी है, बाकियों की भी छुड़वाऊंगा। ना पत्नी होगी ना बच्चे होंगे, भ्रष्टाचार अपने आप ही खत्म हो जाएगा। बजा दीजिए तालियां एक बार जरा मस्ती वाली। मैं शुरू हो रहा हूं, मुझे अच्छा लगना शुरू हो रहा है। जाने कितनों की चरखी घुमा दी के नोट सारे, एक बार लहर बना दीजिए बस। जाने कितनों की चरखी घुमा दी के नोट सारे बंद कर दिए, सारी जनता लाइन में लगा दी के नोट सारे बंद कर दिए। एक समय ऐसा था सब पर मोदी जी गुस्साए थे, काले धन को खत्म करूंगा ये कहकर गरमाए थे। काला धन है जिस पर उसकी मिटवा दूंगा हस्ती में, काला धन है जिस पर उसकी मिटवा दूंगा हस्ती में। ये सुनने के बाद बढ़ गई हलचल सारी बस्ती में, सबकी गुप्त तिजोरी खुलवा दी के नोट सारे बंद कर दिए, सारी जनता लाइन में लगा दी के नोट सारे बंद कर दिए। और एक एक पार्टी की क्या स्थिति हुई उसे मैंने एक एक पंक्ति में लिखा है। अरे साइकिल में पंचर कर डाला, हाथ को लकवा मार गया। साइकिल समझ रहे हैं आप? उत्तर प्रदेश में जिसके कैरियर पर राहुल गांधी बैठे हुए थे। अरे साइकिल में पंचर कर डाला, हाथ को लकवा मार गया, झाड़ू वाले का भी झाड़ू दिखलाना बेकार गया, हंसिया और हथौड़े का भी बिल्कुल खाली वार गया, हंसिया और हथौड़े का भी बिल्कुल खाली वार गया। दमखम से अगली पंक्ति ठक से दिल पर लग जाए तो तालियों में बदल देना। अरे हंसिया और हथौड़े का भी बिल्कुल खाली वार गया, दमखम से आगे निकला जो हाथी स्वर्ग सिधार गया।
लालटेन की भी बत्ती बुझा दी के नोट सारे बंद कर दिए, सारी जनता लाइन में लगा दी के नोट सारे बंद कर दिए। अगली पंक्ति पूनम जी को समर्पित करता हूं, जितनी भी महिलाएं बैठी हैं उन्हें समर्पित करता हूं। हम सबके घर की कहानी है, मैंने उसको शब्दों में बुन दिया है बस। करी नोटबंदी मोदी ने पता चला जब टीवी से, अरे करी नोटबंदी मोदी ने पता चला जब टीवी से, जितने लॉकर में थे उससे ज्यादा निकले बीबी से। असली काला धन महिलाओं के पास मिला। 8 नवंबर से पहले मैं घर जाता था तो पत्नी बोलती थी क्या लाते हो, किसे दे आते हो, कहां रखाते हो। मेरे पास जहर खाने को भी पैसे नहीं है, फ्री में गाल बजाते हुए घूमते हो, कोई कुछ देता है ऐसे ही घूमते हो। 8 नवंबर के बाद इतने निकाल के दे दिए मुझे, पूरी दिल्ली जहर खा के मर सकती थी उससे। मैंने कहा इतने नोट कहां से निकल आए। हर आदमी को यह बात सुनने को मिली होगी जो मुझे सुनने को मिली। तुम तो मेरे मायके वालों को ऐसे ही समझते हो। 20 साल हो गए शादी को, हर साल सावन में पिताजी भिजवाते हैं, भादों में माताजी भिजवाती हैं, भैया दूज पे मेरी भाभी दे गई थी, रक्षाबंधन पे भाई दे गया था। तालियां चाहूंगा आपकी। मैंने आंखें निकाली उसकी तरफ, मैंने की बहुत अच्छे, इतने तो साले ने शादी में नहीं लगाए जितने रक्षाबंधन पे दे गया तू। ये स्थिति जब देश में हुई तब आनंद लेना। अरे करी नोटबंदी मोदी ने पता चला जब टीवी से, जितने लॉकर में थे उससे ज्यादा निकले बीबी से। मोदी जी ये सोच रहे थे मैंने झंडा गाड़ दिया। अगली पंक्ति सच लगे तो समर्थन करना वरना मत करना। अरे मोदी जी ये सोच रहे थे मैंने झंडा गाड़ दिया, मोदी जी ये सोच रहे थे मैंने झंडा गाड़ दिया। बैंक कर्मियों ने लेकिन पूरा ही टेंट उखाड़ दिया। वाह। चौकीदारों ने चोरी करा दी के नोट सारे बंद कर दिए, सारी जनता लाइन में लगा दी के नोट सारे बंद कर दिए। अंतिम चरण सुनिए, जिसको लिखने के लिए मैंने पूरी कविता लिखी। मुझे लगा है कि यदि एक आदमी एक मशाल लेकर चला है, 125 करोड़ लोगों का देश है, यदि 125 करोड़ लोग उसकी मशाल में अपनी मशाल लगा देंगे तो भारत एक चमकता हुआ सूरज बन सकता है, जिसकी रोशनी में पूरी दुनिया नहा सकती है, वरना वो प्रयास भी निष्फल हो जाएगा। तब मैं कहना चाहता हूं कि जो टीवी पर कहते थे कि सबके नोट निकलवा दो, जो चौराहे पर कहते थे काले नोट निकलवा दो, घर जाकर कहते चुपके से मेरे नोट बदलवा दो, घर जाकर कहते चुपके से मेरे नोट बदलवा दो। जब तक देश बदलने का हर मन में भाव नहीं होगा, आशीर्वाद चाहिए दोस्तों आपका। अरे जब तक देश बदलने का हर मन में भाव नहीं होगा, जब तक देश बदलने का हर मन में भाव नहीं होगा, होगा तो लेकिन तब तक सच्चा बदलाव नहीं होगा। हमने भीतर की सूरत दिखा दी के नोट सारे बंद कर दिए, सारी जनता लाइन में लगा दी के नोट सारे बंद कर दिए। लालटेन की भी बत्ती बुझा दी के नोट सारे बंद कर दिए, उसकी झाण निरानी के नोट सारे बंद कर दिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। 1-2-2.5 मिनट की छोटी सी कविता और सुनाता हूं आपको, उसके बाद बस विनीत भाई सुनाएंगे। थोड़े से लोग और जो जा रहे हैं वो जाएं। मैंने बहुत रंगों में कविताएं लिखी हैं दोस्तों। मैं जानता हूं इस समय कौन लोग यहां बैठे हैं और किस रंग के लोग बैठे हैं सुनने वाले। मैंने यूं भी लिखा कि समय था वो भी जब हर और अच्छे लोग रहते थे। 17वीं पुस्तक आई अभी मेरी वर्ड बुक फेयर में, उसका हमने विमोचन किया। थोड़ी सी केवल आगे के लोगों की तंद्रा मुझे मिल जाएगी तो मेरा काम चल जाएगा। इससे मुझ पर फर्क नहीं पड़ता कि मुझे 10,000 लोग सुन रहे हैं या 10 लोग सुन रहे हैं, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि कैसे सुन रहे हैं। अग्रिम पंक्ति में बहुत मन से सुनने वाले लोग हैं। मैं नारायण झवर जी को, आपकी नौखा नगर पालिका को बहुत बधाई देता हूं। लेकिन 1-2 छंद आपको सुनाता हूं और छोटे छोटे मुक्तक। धीरे धीरे मैं जानता हूं एक बड़ा स्टार सुनाकर चला जाए तो बहुत देर तक उसकी चमक, उसकी रोशनी, उसका विचार, उसका चेहरा, उसका फ्लो आप लोगों के दिमाग पर रहता है। अरे नहीं, लेकिन पढ़ो मस्ती मैं मस्ती में ही हूं। मैं आदित्य जी का चेला हूं। मैंने तो बता दिया। देखिए कविता तो 2 लोग भी सुना सकते हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में कृष्ण और अर्जुन 2 ही थे। कृष्ण ने अर्जुन को गीता के 18 अध्याय सुनाए और कहा कि अब और सुनेगा या लड़ेगा। तो अर्जुन बोला नहीं, सुनने से तो लड़ना ही बेहतर है। तो एक एक आदमी में भी बेटा बैठ जा तू, एक मुक्तक सुनाता हूं और एक छोटी सी कविता, बस फिर विनीत भाई सुनाएंगे। मैंने यूं भी लिखा कि समय था वो भी
जब हर ओर अच्छे लोग रहते थे। नौखा वालों थोड़ा सा तेवर बदलकर मुस्तकाना। समय था वो भी जब हर ओर अच्छे लोग रहते थे। जलन नफरत घुटन से दूर ऐसे लोग रहते थे। जलन नफरत घुटन से दूर ऐसे लोग रहते थे। यहाँ महलों में भी पसरा है अब तो झूठ का साया, कभी कच्चे मकानों में भी सच्चे लोग रहते थे। कभी कच्चे मकानों में भी सच्चे लोग रहते थे। एक मुक्तक और सुनाता हूं, छोटे छोटे बच्चों के नाम, बड़ी इनको लेकर हमने चुटीली बातें की हैं। कहता हूं किसी के प्यार का सपना सलोना टूट सकता है, मसीहा मुस्कुराहट का भी हमसे रूठ सकता है। हमेशा प्यार से बातें करो मासूम बच्चों से, जरा सी ठेस लगने से खिलौना टूट सकता है। जरा सी ठेस लगने से खिलौना टूट सकता है। एक मुक्तक और अंतिम सुनाता हूं। मुझे लगता है मैंने अपनी जिंदगी में जो बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी हैं, इस धरती से मेरे बाद भी जो पंक्तियां जिंदा रहेंगी उनमें मेरी ये 4 पंक्तियां शामिल होंगी। सोफे पर तमाम महत्वपूर्ण लोग बैठे हैं, मैं उन सबके नाम करता हूं। दोस्तों, मेरी जिंदगी की 30 वर्ष की यात्रा का निचोड़ है ये, और कहता हूं कि जाने कितने अनुभवों का है यही बस सार अंतिम। जाने कितने अनुभवों का है यही बस सार अंतिम। मत कभी करना किसी से कोई भी तकरार अंतिम। अंतिम लड़ाई मत करना जिंदगी में किसी से भी, मत कभी करना किसी से कोई भी तकरार अंतिम। जिंदगी की उलझनों से जूझ के जाना ये मैंने, ना कोई भी जीत अंतिम ना कोई भी हार अंतिम। ना कोई भी जीत अंतिम ना कोई भी हार। जिंदाबाद। विनीत भाई आ जाएंगे, तब तक मैं 2.5 मिनट में बात समाप्त कर लूंगा। सुनिए, एक अच्छी कविता सुनाता हूं जिसका शीर्षक है पिता का हिंदुस्तान। मैंने लाल किले के मंच से भी इसे सुनाया है। 2.5-3 मिनट की कविता है, आपकी चेतना के साथ मैं सुनाता हूं, फिर विनीत भाई को सुनिएगा। सुनिए जनाब साहिबान मेहरबान कदरदान, अभी पिछले दिनों की शाम चांदनी चौक की तड़क भड़क में भीड़ भरी सड़क में एक विदेशी व्यक्ति हमसे टकराया। देखकर मुस्कुराया, नजरें उस पर जमी तो बोला प्लीज एक्सक्यूज मी, क्या ये हिंदुस्तान है? क्या ये हिंदुस्तान है? मन ही मन सोचा यार अजीब इंसान है। हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान, हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली, और दिल्ली में ही उड़ा रहा है हमारी खिल्ली। लाल किले और चांदनी चौक को देखकर भी भुला रहा है, निश्चित ही हमें उल्लू बना रहा है। क्यों भाई साहब, कोई शक है क्या? दोस्तों, एक कॉलेज में पढ़ाता हूं, व्यंग में पीएचडी की है, व्यंग की भाषा की एक कविता आपको सुनाता हूं। क्यों भाई साहब, कोई शक है क्या? बोला हां। कैसे? बोला ऐसे कि चलते वक्त मेरे पिता ने मुझे समझाया था, हिंदुस्तान के बारे में विस्तार से बताया था, सैकड़ों विशेषताएं बताई, लेकिन मुझे तो एक भी नजर नहीं आई। मुझे तो तालियां बजाएं तो भरपूर बजाएं और ना बजाएं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे तो एक भी नजर नहीं आई। पिता ने कहा था हिंदुस्तान की माटी वो माटी है जहां कान्हा का वृंदावन है, राणा की हल्दी घाटी है। वाह 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 वाह। कान्हा का वृंदावन है, राणा की हल्दी घाटी है। उस धरती पर मीरा ने, आइए नारायण भाई, मैं कविता आपकी प्रतीक्षा में था कि आप आ जाएंगे तो मन से सुना पाऊंगा। कान्हा का वृंदावन है, राणा की हल्दी घाटी है। उस धरती पर मीरा ने जहर पिया था, मोहन ने गीता का उपदेश दिया था, विष्णु ने भस्मासुर के सिर को उतारा था, भोले ने जटाओं में गंगा को धारा था, राम ने आतताई रावण को मारा था, भक्तों के संग संग दुष्टों को तारा था। भक्तों के संग संग दुष्टों को तारा था। गांधी लंगोटी में दर दर पे घूमा था, वीरों ने फांसी के फंदे को चूमा था। उस पवित्र उपवन में महकते चंदन में, इस देश की कुछ विशेषताएं बताता हूं कम शब्दों में, आपको लगे कवि ने अधिक विशेषताएं बताई हैं तो पूरे सदन का आशीर्वाद जहां समाप्त करूं वहां चाहूंगा। गांधी लंगोटी में दर दर पे घूमा था, वीरों ने फांसी के फंदे को चूमा था। उस पवित्र उपवन में महकते चंदन में शबरी की भक्ति है, काली की शक्ति है, चाणक्य की नीति है, धर्मों की प्रीति है, यमुना का तट है, वंशी का वट है, राधा का पनघट है, चंबल नटखट है, गोकुल की गैया है, सीता पुरवैया है, वहां का हर नन्ना मुन्ना भी कृष्णा कन्हैया है। वहां का हर नन्ना मुन्ना भी कृष्ण कन्हैया है। रामायण वेद आदि इत्यादि ग्रंथ वहीं पर रचे हैं। वहां के कणकण में जैसे भगवान बसे हैं। उस धरती पर ऋषियों की संतों की वाणी का शरबत है। गंगा का गंगा जल तो धरती पर अमृत है। गंगा का गंगा जल तो धरती पर अमृत है। पिता ने कहा था पश्चिमी नरक छोड़कर वहीं जाकर बस जाना, बाकी का जीवन पावन गंगा मैया के तट पर बिताना।
लेकिन गंगा तो दूषित है, पूरा का पूरा वातावरण प्रदूषित है। मैंने कहा अनजान दोस्त, यह तुम्हारे पिता का ही हिंदुस्तान है, हम सब इसी हिंदुस्तान के अभागे इंसान हैं, लेकिन आज इसकी शक्ल बदल गई है। जो तुम्हारे पिता ने देखी थी वो पूरी की पूरी जल गई है। नई पर विदेशी कर्ज का मेकअप चढ़ाया गया है, जिसे पिछले 70 वर्षों की तरक्की बताया गया है, जिसे पिछले 70 वर्षों की तरक्की बताया गया है। और तो और तरक्की के नाम पर वही पुरानी तस्वीर दिखाने की पूरी पूरी छूट है, जिसके नाम पर यहां रात दिन लूट है। इसलिए फिलहाल वापस लौट जाना, लेकिन यहां के बारे में किसी को कुछ मत बताना। हो सकता है मेरे देश की तस्वीर बदल जाए, भाग्य की बिगड़ी हुई लकीर बदल जाए, यह तुम्हारे पिता द्वारा बनाए हुए सांचे में ढल जाए। इसी आशा और विश्वास के साथ दोबारा जरूर आना, लेकिन फिलहाल यहां के बारे में किसी को कुछ मत बताना, किसी को कुछ मत बताना, किसी को। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।